हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। ये जो सब्जेक्ट है इसको हम टी.वाई. बीकॉम, इवन एस.वाई. बैफ, एस.वाई. बीएमएस एंड टी.वाई. बीएमएस इवन एमकॉम सेमेस्टर 1 जिनको भी डायरेक्ट टैक्स है उनके लिए इट विल बी सेम। ये जो टैक्स है एवरी ईयर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका रीजन ये रहता है कि एवरी ईयर आपका जो कैलकुलेशन है वो बदलता है। दिस टाइम द वीडियो इज रिकॉर्डेड फॉर द असेसमेंट ईयर AY 2025-26। अब ये AY PY वेरी इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सेशन में, वो कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे। एंड आज जो टॉपिक स्टार्ट करें उसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। स्टोरी तो सब लोग डालती है, तो स्टेटस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बीकॉम, फॉर बैफ, फॉर एमकॉम, इवन फॉर टी.वाई. बीएमएस। जिसको भी डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है उनके लिए यही है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो चाहे आप सेकेंड ईयर में। अगर आपको सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स आया है मतलब ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इट इज एप्लीकेबल इन योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑल्सो। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सेम जो आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाला है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काम आएगा ही आएगा। बाकी आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच प्रैक्टिकल, लाइवलीहुड में आपको काम आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स। कैन एनीवन से व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्ट लगता है, मतलब जो भरते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो ऐसा ही हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा नहीं होता। एनीवन और कोई मतलब पर्टिकुलर वो बैंक वाले चार्ज करते हैं। अच्छा, बैंक वाले चार्ज करते हैं, ओके, गवर्नमेंट चार्ज करते हैं। अच्छा, ठीक। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट है आपसे डायरेक्टली बोलते कमाया भर, कमाया भर। इनकम टैक्स वर्ड सुना रहेगा आपने, इनकम कमा रहा ना इंडिया में, चल टैक्स भर। इनकम के ऊपर टैक्स डायरेक्टली तुमसे मांग रही है, ए स्वरूप टैक्स भर, ए टैक्स भर, ए टैक्स भर। क्यों? क्योंकि तुम कमा रहे हो, डायरेक्टली यू आर जनरेटिंग इनकम, और उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्स। इंडिया में है तो 5 सोर्स से इनकम कमा सकते हो। 5 सोर्सेज है इनकम डायरेक्टली कमाने का, जिसमें सबसे पहला सोर्स जो आम आदमी करती है क्या? जॉब, सैलरी। तो आप सैलरी से पैसा कमा रहे हो ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम कमा रहे हो, हमको दिखाओ, लगेगा तो आपको इसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला सोर्स। दूसरा क्या करते हैं लोग? बिजनेस करते हैं, है या नहीं? तो बिजनेस एंड प्रोफेशंस, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो आपको डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तीसरा है प्रॉपर्टी बेचने का काम। आपके पास बिजनेस है, अरे घर है, आप बेच देते हो भाड़े पे, बेच नहीं देते हो, आप भाड़े पे लगा देते हो और उससे इनकम जनरेट करते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो 3 सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, सैलरी हो गया, बिजनेस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। उसके अलावा आप घर बेचते हो, भाड़े पे नहीं देते हो। अगर आप आपका घर बेचते हो, सेल कर देते हो, तो भी आपको इनकम तो जनरेट होता है, उसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहते हैं। और इस साल कुछ नया ट्विस्ट आया है कैपिटल गेन के अंदर। अब तक इतने साल से मैं कैपिटल गेन पढ़ रहा था, कभी वो चेंजेस नहीं था, बट फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर आपके सिलेबस में कैपिटल गेन में चेंजेस आए हुए, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक नया चेंजेस इस साल के अंदर यही है, कैपिटल गेन का एक, ठीक है। एंड द लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब अगर आप इंडिया में रहते हो, आप कितने सोर्स से इनकम जनरेट करते हो, और आपको सिलेबस भी यही है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एंड अदर सोर्स। आपको जो एग्जाम में सम आएगा इसमें से किसी 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन, सैलरी, बिजनेस, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी, किसी 2 का कॉम्बिनेशन बना के देंगे और अपने को इनकम कैलकुलेट करने का कि इसका कितना इनकम है, एंड देन उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। समझा? पक्का?
बट टैक्स भरने के लिए आपको इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, तो ही आप टैक्स भर सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तो आप कमा रहे कहाँ हो, इंडिया के बाहर, तो टैक्स इंडिया को क्यों दूं कम है। तो उसी के लिए हम लोग जो अभी पढ़ने वाले उसे कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या कहते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। जय, मिस्टर जय, अब इसका स्टेटस देखते हैं क्या है। क्या है इसका स्टेटस? डबल कुछ भी बोलता है रे। अरे उसका डबल नहीं है, कुछ भी क्या होता है, 5 है। चल ध्यान दे। बराबर ना, दिव्या खुशी होती है, सही है। तो जय का स्टेटस क्या है? अरे नहीं रे बाबा, बस करो, 5-5 बोल रहे तुम लोग। तो जय का स्टेटस क्या है ये अपने को देखने के लिए गवर्नमेंट थोड़ी ऐसा बोलेगा तू 5-10 लेके घूम रहा है, बराबर है, देखो तो एक ही अलाउड है, अरमान मलिक। तो पार्थ जी, गवर्नमेंट कहता है एक इंसान, एक बेटा सीधा इधर, सीधा इधर, इधर देख बेटा, तो इसका स्टेटस निकालना है मिस्टर XYZ जो भी मिस्टर जय अपने लिए, तो इसका स्टेटस निकालने गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, इंडिया का स्टेटस लेना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर में, क्या प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेसिडेंट बनना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में इंडिया का क्या बनना पड़ेगा? रेसिडेंट, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। एंड सेक्शन के हिसाब से रूल क्या है? रूल है कि आपको आपके प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा? इन प्रीवियस ईयर। अब व्हाट इज प्रीवियस ईयर? आप एग्जाम जो दे रहे हो, इस साल आप एग्जाम देने वाले हो, तो ये कौन से साल में एग्जाम दे रहे हो? 2025 चल रहा है, 25 और 26 में आपका TY खत्म होएगा, इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। AY मतलब असेसमेंट ईयर, AY मतलब असेसमेंट ईयर। हम असेसमेंट करने वाले, चेकिंग करने वाले, क्या कि आपने पिछले साल यानी कि 2024-25 में कितना इनकम जनरेट किया है। हम पिछले साल की इनकम के ऊपर इस साल टैक्स भरते हैं, इस साल की इनकम के ऊपर इस साल टैक्स नहीं भरते। टैक्स पिछले साल की इनकम के ऊपर इस साल चार्ज किया जाता है। आप पूरे साल कितना कमाते हो, जो भी आप इनकम जनरेट करोगे उसके ऊपर टैक्स इस साल भरना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है क्योंकि आप पिछले साल का इनकम दिखाने वाले हो, तो हम पिछले साल ही आपका स्टेटस चेक करने वाले हैं। इन शॉर्ट, एवरी ईयर जब भी आपको टैक्स भरा है तो एवरी ईयर आपका स्टेटस चेक होता है कि भाई ये बंदा इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। एंड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए आपको कम से कम कितना दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा? इन द प्रीवियस ईयर 2024-25। जब भी मैं ऐसा लिख रहा हूं इसका मतलब है साल चालू होता है अप्रैल में और खत्म होता है मार्च में, 2024 से 2025। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इस तरीके से ये आपका 12 महीने का है। इसमें आपको इंडिया में कितने दिन रुकना है? मिनिमम इतना प्रीवियस ईयर है आपका, इससे ज्यादा रुका तो प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको रूल दिया कि अगर आपको इंडिया का स्टेटस चाहिए, रेसिडेंट का स्टेटस चाहिए, तो आपको पिछले साल में कितने दिन इंडिया में रुकने का है। तो इसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, सर नहीं पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ठीक है, ज्यादा लग रहा है कम कर दे दो, 2 महीना तो रुक। कितना दिन रुक? 60 डेज प्रीवियस ईयर में, ये तो रुक सकता है। तो प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन रुकना चाहिए? 60 डेज इंडिया में रुकना पड़ेगा। एंड इसी के साथ और एक रूल दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज, लेकिन उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज प्रीसीडिंग प्रीवियस? ये मैंने AY लिखा, ये मैंने PY लिखा। अब इसके बाद जितने भी ईयर्स आएंगे उसे PPY कहते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर था 2024-25, अब इसके बाद जो साल जितने भी साल होंगे, 23-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, जितने भी साल पीछे आने वाले, जितने भी साल आने वाले, इन सब ईयर्स को हम लोग PPY कहते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो गवर्नमेंट कहता है प्रीवियस ईयर में 60 डेज रुको एंड
प्रीसीडिंग 4 साल, देखो ये 4 साल है, 2020 अप्रैल से लेके मार्च 2024 तक, 2020 अप्रैल से लेके मार्च 2024 तक 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होते, इसमें कितना दिन रुकना पड़ेगा, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों मतलब 60 प्लस 365 दोनों ऐड कर दो, दोनों सेटिस्फाई करोगे तो ही आप इंडिया के रेसिडेंट हो, नहीं तो आप रेसिडेंट 182 डेज या तो फिर 60 एंड 365। अंडरस्टूड, समझा? तो ये सब आम आदमी के लिए रूल यही है। इन गवर्नमेंट की नजर में कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं, हाँ या नहीं? वो स्पेशल के बारे में पढ़ा था, बट ये बेसिक आम आदमी का रूल समझ में आया। मतलब हम जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 182 डेज इंडिया में रुक, कम से कम 6 महीना इंडिया में रहना चाहिए, कमाना चाहिए, तो मैं आपसे टैक्स लूंगा। अगर आप रेसिडेंट ही नहीं हो, आप इंडिया के रेसिडेंट ही नहीं हो, तो आपको हम लोग स्टेटस क्या देंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI। समझा? कब होगा, जब वो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया तो वो NRI, अगर सेटिस्फाई किया तो वो क्या बन गया, इंडियन होल्डर। समझा ये, या बाउंसर गया? पक्का समझा? तो टू बी अ रेसिडेंट, to be a resident you have to stay at least 182 days in the previous year or 60 days in the previous year and 365 days in the 4 preceding previous year. I hope itna clear hai? If you satisfy any of this condition you are a resident holder, if not you are an NRI under section 2 subsection 30. ठीक है, पक्का समझा? पक्का समझा? अब रेसिडेंट तो बन गया, रेसिडेंट तो बन गए, इसके दो टाइप के रेसिडेंट, कि भाई तू रेसिडेंट में कौन से टाइप का रेसिडेंट, क्या तू ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या तू नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर तेरे को बनना है, आम आदमी बनना है, ऑर्डिनरी इंसान बनना है, तो तेरे को 10 रेसिडेंट इन PPY, मतलब आपको PPY, व्हाट इज PPY, और वो चालू कभी होगा, 2023 से लेके चालू होगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर 2024-25 है ना, ये प्रीवियस ईयर हुआ, तो प्रीसीडिंग 23 से चालू होता है। तो आपको ऐसे 10 साल का कैलेंडर बनाने का, 10 इयर्स का कैलेंडर बनाना, और इन 10 इयर्स में आपको देखना है कि आप इंडिया के कितनी बार रेसिडेंट बने हो, और रेसिडेंट बनने का रूल क्या है, क्या बोला, समझा या बाउंसर गया? जैसे इस साल आप इंडिया के रेसिडेंट हो या नहीं हो, और इस साल रेसिडेंट होने के लिए आपको इंडिया में कितना दिन रुकना पड़ेगा, या तो फिर 60 डेज इधर और इसके बाद 3। तो ये कैलकुलेशन का कंसेप्ट अगर बैठ गया तो टॉपिक हो जाएगा। क्या कहा मैंने, समझ में आया क्या? तो ऐसे अपने को 10 साल में कम से कम 2 बार इंडिया का क्या बनना पड़ेगा, रेसिडेंट। 2 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर, कितने प्रीवियस ईयर, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, मतलब हमको कम से कम 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, कितने साल में, 10 साल में। समझा ये सीधा? क्या हुआ, ठंडी लग रहा है क्या? ठीक है फिर, लेकिन ये कंडीशन इतना ही नहीं है, ऑर्डिनरी के साथ ये तो है, एंड 730 दिन इन 7 PPY, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट, और वही 7 साल में PPY आपने 10 साल के लिए बनाया, लेकिन 7 साल में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज होने चाहिए, 730 डेज, कम से कम 730 दिन इंडिया में इन 7 PPY एंड 10 साल में 2 बार इंडिया का रेसिडेंट। ये दोनों अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाते हो, ऑर्डिनरी। अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आप एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हो। आप रेसिडेंट तो हो, बट आप कौन से टाइप के रेसिडेंट बन जाओगे, अगर ये सेटिस्फाई करते हो तो आप ऑर्डिनरी, अगर आप ये कुछ भी नहीं करते हो तो आप, तो गवर्नमेंट ने अपने को 3 स्टेटस दिया है। आप इंडिया के रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हो, या फिर आप रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो फिर एन, ये 3 ही स्टेटस गवर्नमेंट ने दिया हुआ आपको।
रेसिडेंट होने के लिए ये कंडीशन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, और 7 साल का टोटल 730 मिनिमम होना चाहिए। अगर आप ये सेटिस्फाई करते हो तो आप ऑर्डिनरी बन जाओगे, अगर आप नहीं करते हो तो आप रेसिडेंट तो रहते हो लेकिन आप नॉन ऑर्डिनरी बन जाओगे। समझा ये कहानी? पक्का समझा है? इफ यू आर डन देन टॉपिक इज कंप्लीटेड। पहला टॉपिक इतना ही है। समझा ये? समझा है? अब मैंने बात किया था ये जो है कहानी ये सबके लिए सेम है, लेकिन एक स्पेशल लोग भी है, तो गवर्नमेंट ने स्पेशल लोग के लिए स्पेशल रूल रखा है। नोट नंबर 1 क्या है? कोई बाहर जा रहा है घूमने के लिए शायद, है ना? नोट नंबर 1, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ or a person of Indian origin who being outside India come on a visit to India, एक इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन का बंदा हो। अब ये इंडियन ओरिजिन बंदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि भाई इसको ऐसा मोह माया आया कि भाई ये क्या है, मुंबई वैसे में कुछ रखा नहीं है, मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ, बहुत हो गया, सपना देख लिया, स्नेहल साहब जो भी XYZ देख लिया, अब चले जाता हूं, तो अभी चला गया, बट इसका नाम उधर जाके बदलेगा क्या? वो मैक्सटन भी कर लेगा, मिहिर नहीं भाई, आई वोंट कॉल मैक्सटन जाके वहां, लेकिन इसका खून जो वो इंडियन ही है ना, क्योंकि माँ बाप इंडियन ही थे। अब वहां जाके उसने किसी और स्नेहल से शादी कर लिया, समझ लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तेरे पर क्यों ले रही, उधर की स्नेहल कोई रहेगी ना। हाँ मेरा कंट्रोल, तो अब वो बाहर चला गया, अब उधर किसी से शादी कर लिया उसने, उधर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसका खून तो इंडियन है ना, है क्या नहीं? तो उसे हम लोग कहते हैं इंडियन ओरिजिन का बंदा। समझ में आया क्या? अरे हाँ, तो अगर इंडियन ओरिजिन का बंदा मिहिर बाहर रहता है, लेकिन उसको ऐसा कि मेरे को नाना नानी दादा दादी को मिलने गए, तो इंडिया में घूमने के लिए आ सकता है ना वो, तो ये स्पेशल लोग हो गया इंडिया के लिए। तो जब स्पेशल इंसान इंडिया में आ रहा है तो हक बनता है भाई तुम कमाना नहीं, लेकिन अगर फिर भी कमाता है तो गवर्नमेंट बोलता है क्या है कि अगर तूने कमाया है तो पहला तेरा स्टेटस देखा जाएगा, क्योंकि हम टैक्स लेने वाले हैं और टैक्स के लिए तेरा स्टेटस इंपॉर्टेंट है। और स्टेटस क्या कहा गया है कि अगर इंडिया में आप प्रीवियस ईयर में आते हो तो कम से कम कितना दिन रुकना पड़ेगा, तो ये स्पेशल बंदा है। बाहर का कोई बंदा इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है तो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन उसके लिए दिया है, ये वाला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। आम इंसान के लिए 2 कंडीशन है, स्पेशल वाले के लिए सिर्फ एक है। अरे समझा? एक दूसरा कैटेगरी का, पहले तो बाहर से लोग इंडिया में आए, अब यहां से बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहां से बाहर जा रहे हैं तो घूमने के लिए नहीं जाने गए, शादी करने नहीं जाने गए, काम के सिलसिले में जाने गए। A citizen of India or an Indian member of crew of an Indian ship who leaves India in the previous year for employment, तो ये इंडिया के लिए स्पेशल हो गया। तो स्पेशल के लिए कितना कंडीशन है? सिर्फ एक, कौन सा? 182। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको देखना ये स्पेशल इंसान है कि नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल है तो भाई तेरे लिए 2 कंडीशन है, दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई कर, हम तेरे को रेसिडेंट का स्टेटस दे देंगे। लेकिन अगर ये स्पेशल है तो भाई तेरे को यही सेटिस्फाई करना है, अगर ये सेटिस्फाई किया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो आप एनआरआई। और अगर रेसिडेंट है तो ही टाइप आएगा, एनआरआई है तो उसका टाइप निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब टाइप कब सॉल्व होगा? जब वो रेसिडेंट बनेगा, रेसिडेंट बनेगा तो टाइप, और रेसिडेंट नहीं बनाया तो डायरेक्टली सम कंप्लीट। सम समझ में आ रहा कैसे आने वाला है? तो क्वेश्चन ऐसी तरीके से एग्जाम्पल जैसा दिएगा, मिस्टर जय है जो इंडिया के बाहर सेटल था, वो इंडिया में घूमने के लिए सोच रहा है, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी का, तो प्रीवियस ईयर में ही आना चाहिए। प्रीवियस ईयर में इंडिया में आया है और उसने इतना दिन रहा है इंडिया में, तो अगर वो रहा है तो उसका स्टेटस क्या है? एनआरआई है क्या रेसिडेंट है? अगर रेसिडेंट है तो कौन से टाइप का रेसिडेंट, ये सब ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। टॉपिक क्लियर हो गया? चलिए तो फिर सम स्टार्ट करते हैं। छोटे सम्स ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से बड़े बड़े सम स्टार्ट कर दूंगा। एक अरविंद है, एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है फर्स्ट टाइम ऑन जो भी है, एंड लेफ्ट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ही इज रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट, यस और नो, अपने को ये पूछा है। पहली बार क्लियरली सेंटेंस दिया गया है, जो मिस्टर अरविंद है एक इंडियन सिटीजन है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम,
इसका मतलब मिस्टर अरविंद है, बाहर सेटल था, इंडिया में घूमने आया है, तो ये स्पेशल हो गया। स्पेशल हुआ कि नहीं? और स्पेशल के लिए गवर्नमेंट ने कितना रूल रखा है? एक। क्या रूल रखा है? आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज रुकना पड़ेगा। तो ये पहली बार कभी आया है? अक्टूबर में आया है 2024, और छोड़ रहा है इंडिया 31 मार्च को। बराबर है। तो अब हम इसका आंसर लिखते कैसे? सबसे पहला हम बंदे का नाम लिखेंगे। भाई तेरा नाम क्या है? और एक इंडियन सिटीजन है, तो इधर बाजू में लिखने का इंडियन सिटीजन फॉर विजिट। मिस्टर अरविंद इंडियन सिटीजन केम फॉर विजिट, ये इधर ऐड करना, इधर लिखा नहीं है। फिर उसके बाद कंडीशन, गवर्नमेंट ने कितना कंडीशन दिया इसको? क्या बोला है? 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। बराबर है। तो आप कैलकुलेशन करते, कैलकुलेशन में कैलेंडर बना दिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और कौन से ईयर का है? 24-25 का। बराबर है। अब अप्रैल में वो इंडिया में था क्या? मई में था क्या? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इधर वो इंडिया में आया। उसके पहले वो यहाँ पे इंडिया के बाहर है। अब यहाँ से वो इंडिया में आया, कब तक रुका है? 31 मार्च तक। यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे इन इंडिया, तो 1 अक्टूबर को आया। तो पूरा अक्टूबर इंडिया में रुका, नवंबर में रुका, दिसंबर में रुका, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, इतना दिन। 31 मार्च को गया ना वो, 31 तक था ही। समझा? कैलकुलेटर है अपने पास? तो इसका टोटल करते हैं। 30, 1 2 3 4 5, 150, 170, 178, 79, 80, 81, 82, 182 होता है। 182 डेज होता है। तो भैया इसने तो सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन, हाँ या नहीं? तो प्रीवियस ईयर में इसने कितना दिन इंडिया में स्टे किया है, उसके लिए कंडीशन तो नहीं है। मतलब ये क्या बन गया? तो मेरा कंक्लूजन क्या आएगा कि मिस्टर अरविंद इज अ रेसिडेंट। अगर मुझे इसका ऑर्डिनरी स्टेटस, क्योंकि रेसिडेंट है तो ये चेक करना पड़ेगा। मैं पहली बार इंडिया में आया है, वो भी 1 अक्टूबर को, और इसके पहले जितने भी साल थे वो तो आउट ऑफ इंडिया ही रुका है। मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 0 डेज आएगा, क्योंकि वो इंडिया में रुका ही नहीं। अरे हाँ या नहीं? समझा? मतलब जितने भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, नंबर ऑफ डेज 0 ही आएगा। तो ये रेसिडेंट तो है। अगर आगे पूछा रहता, इधर खाली इतना पूछा है, इज ही रेसिडेंट और नॉट, छोटा सा ही सम है, लेकिन नॉर्मल सम में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल में खाली आपको बोला जाएगा फाइंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, ऐसा बोला जाएगा। तो इस केस में रेसिडेंट के बाद अपने को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट क्या है या नहीं इतना ही पूछा है, यस मिस्टर अरविंद इज रेसिडेंट, दैट्स इट। लेकिन इधर आगे पूछा रहता तो ही इज एन रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं है। समझ में आया? बढ़ते सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन? मिसेस किरण, मिसेस बेटा, उसको मिसेस बोलते, ठीक है, मिस्टर नहीं बोलते, ठीक है। काजल खुशबू, किरण मिसेस किरण एक इंडियन सिटीजन है, इज इन इंडिया फॉर 181 डेज इन द प्रीवियस ईयर। इज शी रेसिडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर? ऐका रे, मिसेस किरण एक इंडियन सिटीजन है, इज इन इंडिया फॉर 181 डेज। अभी घूमने फिरने के लिए ऐसा कुछ ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? किरण जो है इंडियन सिटीजन है, इतना बोला है। बराबर है। ये इंडिया में घूमने आई है ऐसा कुछ बोला है? काम करने के लिए गया ऐसा बोला है? मतलब ये आम इंसान है। आम इंसान के लिए दो कंडीशन है, क्या है? 182 डेज एंड 60 एंड 360। अभी इधर क्लियरली बोला है क्या ये 181 डेज के हिसाब से ये रेसिडेंट है या नहीं है। तो नेम लिख दिया, कंडीशन लिख दिया, एज पर द कैलकुलेशन 181 डेज, ये मतलब ही इज एन नॉन रेसिडेंट इंडियन। शी डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, देयरफॉर शी इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्योंकि आगे का कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो हमने ये अजम्पशन पे लगाया है कि ये एक इंडियन सिटीजन थे और इंडिया में घूमने फिरने के लिए आई है, इसीलिए इसके लिए हमने एक स्पेशल कंडीशन और एक ही कंडीशन इसको दिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिया जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए ही है। डन है? योगेंद्र भाई साहब यूएस सिटीजन है। किधर के सिटीजन है? एसी बंद कर दे, ठीक। किधर के सिटीजन है? यूएस के सिटीजन है। इज इन इंडिया फॉर 59 डेज ड्यूरिंग द,
भाई यूएस का सिटीजन का ऐसा कोई स्पेशल केस मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने क्या पढ़ा था, कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा जो इंडिया के बाहर रहता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यूएस सिटीजन होना चाहिए क्या? ये मतलब तुम हमारे लिए आम इंसान हो। योगेंद्र भाई साहब नाम से पता चल रहा है इंडियन ओरिजिन है, बट इधर आगे बोल दिया है यूएस सिटीजन, is in India for 59 days during the previous year 2024-25. Is he resident during the assessment year? Is there any other condition under which it is possible to treat him as resident? तो भाई साहब इसके लिए कंडीशन दोनों लिखा मैंने, क्योंकि एक यूएस सिटीजन है और यूएस मतलब आम इंसान है, और आम इंसान के लिए गवर्नमेंट ने कितना रूल रखा है, 182 डेज वाला या तो फिर 60 एंड 365 वाला। तो इसके लिए दो कंडीशन है। अब ये बंदा कितने डेज है, 182 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 60 भी नहीं कर रहा है, तो इसका कैलकुलेशन के हिसाब से he is only for 59 days, is does not satisfy any condition, therefore he is a non-resident। समझ में आया सम क्या? प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर समझा है पक्का? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाइंड अप करता हूं। मिस्टर विशांत एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए। इंडिया का कोई बंदा इंडिया के बाहर काम के लिए जाता तो स्पेशल इंसान है, और स्पेशल के लिए कितना केस है, कंडीशन 1। ही क्या बोला है, डेज कितना दिया है, वेंट ऑन 28 ऑफ सितंबर को गया वो, तो सितंबर को चला गया, बट सितंबर के पहले तो इंडिया में था ना, तो देखना पड़ेगा कितने डेज है। नाम लिख दिया, कंडीशन इसके लिए एक ही है 24-25। कभी गया वो, 28 सितंबर को। इधर वो इंडिया में था, इधर वो आउट ऑफ इंडिया है। तो अप्रैल में इंडिया में था, हाँ सर। मई में यस, जून यस, जुलाई यस, अगस्त यस, सितंबर में भी था 28 दिन। 1 2 3 4 5 150 170 78 79 80 81 181 डेज। कितना दिन रुकना चाहिए इसको, कितना दिन रुका है, मतलब ही इज एन एनआरआई। अरे ट्रैवल वाला दिन पकड़ा ना बेटा, 28 तारीख। अरे समझ में आया, सम इज कंप्लीटेड। टॉपिक यही है, ऐसे ही क्वेश्चन, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे एग्जाम्पल वाले। इसके बाद एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वैसे समझूंगा, बट प्रैक्टिकली चीजों को एकदम, आपका स्टेटस अगर मैं पूछता हूँ, गवर्नमेंट आपको बोलता है आपका स्टेटस, तो यू कैन से डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन यू आर एन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ऐसा क्यों, कहीं आप लोग बाहर गए हो क्या? इंडिया में ही रह रहे हो ना पूरे 365 दिन हर साल, बराबर? तो इस साल भी आप इंडिया में ही रुके हो, प्रीवियस ईयर भी आप इंडिया में ही थे, तो क्या प्रीवियस ईयर आप इंडिया के बाहर कहीं गए हो? नहीं। आपका स्टेटस क्या है, आप रेसिडेंट, एक ऑर्डिनरी, क्योंकि उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में भी आप इंडिया में थे। लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जो कभी कभी बाहर घूमने जाते हैं या कुछ करते, तो उसके लिए अपन ये कैलकुलेशन करते। प्रैक्टिकली लाइफ में भी ऐसे ही होने वाला है। क्लियर? तो चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।